में एक के बाद एक कई बार भूकंप के इन झटकों को महसूस किया गया और अब कल महाराष्ट्र में भी ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसको लेकर बात हम करेंगे। मेरे साथ में इसको लेकर बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर ए.के. बियानी मेरे साथ में जुड़ गए हैं जियोलॉजिस्ट के तौर पर, और साथ ही प्रोफेसर धीरज बनर्जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं जियोलॉजिस्ट के तौर पर। आप दोनों का बहुत स्वागत इंडिया न्यूज़ पर। और सबसे पहले डॉक्टर ए.के. बियानी जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी, जो हालात, चूंकि अभी ताज़ा हमने म्यांमार की घटना देखी है, थाईलैंड की घटना देखी है, आपको क्या लग रहा है कि इस तरीके से इतनी इंटेंसिटी का भूकंप आना क्या भारत के लिए किसी भी तरीके से खतरनाक है? क्या भारत में कल ही महाराष्ट्र में झटके आए, इससे पहले उत्तराखंड लगातार चिंताओं में बना रहा, दिल्ली एनसीआर में भी झटके महसूस किए गए हैं, कहीं कोई बड़ा खतरा तो नहीं? देखिए, भूकंप तो लगातार हिंदुस्तान में आ रहे हैं, कि ऐसा नहीं कि ये पहली बार आया। हम अगर क्षेत्र वाइज बात करें कि किसी एरिया में कितने भूकंप, किस एरिया में कितने भूकंप, तो निश्चित रूप से हिमालय जो है भूकंप के लिए बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है और वहाँ पर बड़ी जल्दी जल्दी भूकंप आते हैं। और जो साउथ इंडिया है या मुंबई है, वहाँ पर भूकंप की फ्रिक्वेंसी काफ़ी कम होती है, पर है। मुंबई में अगर बात करें तो मुंबई में भी ऐसा नहीं कि हल्के फुल्के भूकंप आते हैं, कई बार बहुत बड़े मैग्नीट्यूड के भूकंप आए हैं। मैं यहाँ पे एक उदाहरण देना चाहूँगा कि सन 1618 में मुंबई में एक भूकंप आया था, उसके कारण उसकी 10% आबादी मर गई थी, या ये सब 2 लाख आबादी थी ऐसा अनुमान लगाया गया, उसमें से 20,000 लोग की डेथ हो गई थी। अब रहा सवाल दूसरे एरिया में, जैसे महाराष्ट्र में भूकंप आ रहे हैं, तो महाराष्ट्र में जो भूकंप आते हैं या मुंबई में जो भूकंप आते हैं या सेंट्रल इंडिया में जो भूकंप आते हैं, इनको हम प्लेट से नहीं जोड़ते हैं, उसको हम इंट्रा प्लेट अर्थक्वेक कहते हैं, यानी प्लेट के भीतर अर्थक्वेक आते हैं। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग कारण होते हैं। हिमालय में जो आते हैं वो इंटर प्लेट अर्थक्वेक है, यहाँ पे प्लेट जो है एक दूसरे से टकरा रही है या इंडियन प्लेट नीचे जा रही है, उसके कारण ये धीरे धीरे पृथ्वी की एनर्जी वहाँ पर ज़्यादा निकल रही है, इससे एरिया साउथ इंडिया में कम निकल रही है, ये कह सकते हैं। अब सवाल ये कि जहाँ तक म्यांमार की बात है, म्यांमार के बारे में कई बार कहा कि ये 4 प्लेट के आसपास के बीच में ये क्षेत्र स्थित है, और 4 प्लेट में इंडियन प्लेट भी है, पैसिफिक प्लेट भी या फिलिपीन प्लेट भी है, साउथ में दूसरी प्लेट है, नॉर्थ में यूरेशियन प्लेट है। तो ये 4 प्लेट के बीच में होने से ये टेक्टोनिकली बहुत एक्टिव एरिया है। ये सिर्फ म्यांमार तक सीमित है, म्यांमार खुद अपने आप में एक माइक्रो प्लेट बनाता है। और म्यांमार में जो भूकंप आया, वो जो प्लेट बाउंड्री है खास करके पश्चिम की, जिसको सागांग फॉल्ट कहते हैं, वो सागांग फॉल्ट प्लेट बाउंड्री बना था, उसमें भूकंप आया था। वो भूकंप अनएक्सपेक्टेड नहीं था। रहा सवाल इंडिया का या अपना हिमालय क्षेत्र का, तो यहाँ पे भी उसकी अपेक्षा, म्यांमार की अपेक्षा कम भूकंप आते हैं, पर आते जरूर हैं और आते रहेंगे। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि अनएक्सपेक्टेड था और म्यांमार में खतरा बना हुआ। तो प्रोफेसर धीरज बनर्जी, अगर अब ये तस्वीरें हम देख रहे हैं और अब ये तस्वीरें दहशत वाली हैं, किसी के लिए भी जाहिर सी बात है दहशत वाली होंगी, और अभी दर्शकों को हमने ये भी बताया कि हिंदुस्तान में कौन कौन से वो जोन हैं जो ज़्यादा खतरे में है और कौन से कम खतरे में है, कहाँ मध्यम खतरा बना हुआ है। आने वाले वक्त में, चूंकि अभी म्यांमार में झटके महसूस हुए, थाईलैंड में हुए, इससे पहले हमने नेपाल की बड़ी तबाही, जापान की बड़ी तबाही देखी ही है, भारत के लिए कोई ऐसे खतरे वाली बात तो नहीं, अगर मैं सीधा पूछूं तो? बयानी जी ने तो बहुत अच्छे ढंग से समझा दिया आपको कि एक्चुअली क्या भारत के लिए कौन कौन के इलाके खतरे में हैं और क्यों है। ये भी बता दिया उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में और मुंबई वगैरह में जो वो अर्थक्वेक आ रहे हैं या आएंगे, वो इंटरप्लेट है। तो इसलिए मुझे बताने के लिए जो कुछ नया कुछ नहीं है, पर इतना जरूर है कि पूरा हिमालय जोन जो है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट जितना भी है, ये पूरा खतरे के जोन में, ज़्यादा खतरे के जोन में करना पड़ता है। बल्कि कुछ इलाके जो है बहुत ही ज़्यादा खतरे के जोन में भी है, खास करके ईस्टर्न इंडिया, म्यांमार, जो म्यांमार से लगा हुआ है जैसे इलाका। तो ये एरिया का तो खतरे, ऑलरेडी एक ब्रिटिश जो फिजिसिस्ट थे, उन्होंने ऑलरेडी बहुत साल पहले इन्होंने वो कर रखा था, प्रिडिक्ट कर रखा था कि हिमालय में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आएगा, और जिसकी वजह से लोग बहुत उनसे नाराज भी हो गए थे, और यहाँ तक कि उनका हिंदुस्तान में आना भी रोकवा दिया गया था कि ये जो है बड़े अलार्मिस्ट हैं। पर बात सही है, बात तुमने सही कहा, क्योंकि कह नहीं सकते कब आएगा, पर ये है इलाका पूरा संवेदनशील है और रहेगा, और इसको कब आएगा क्या नहीं आएगा ये तो ऊपर वाला ही जानता है। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ में बनर्जी सर।
जो पृथ्वी की संरचना है उसको लेकर भी बात कर लेते हैं। और मेरे साथ तो जो दो सीनियर जियोलॉजिस्ट हैं वो तो बहुत आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को समझा ही रहे हैं, लेकिन पृथ्वी की संरचना आखिर कैसे की गई है या फिर क्या कितना हिस्सा है वो दर्शकों को हम ग्राफिक्स के जरिए एक बार बता देते हैं, समझा देते हैं। जो भू परपटी है वो आपको इसमें दिख रही है, अलग अलग कलर्स में दरअसल अलग अलग चीज़ों को हमने बांटा है और भू परपटी का यानी कि क्रस्ट का जो एरिया है वो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है थोड़ा सा ब्राउनिश कलर में। आवरण जो है यानी कि जो बाहरी हिस्सा है वो आपको अलग कलर में नजर आ रहा है। आउटर कोर यानी कि बाहरी हिस्से पर भी आप नजर डाल सकते हैं। जो आवरण है जो मेंटेल है वो भी आप देखिए, इनर कोर भी आपको नजर आएगा यानी कि जो आंतरिक हिस्सा है। और जो पृथ्वी की संरचना है उसमें तापमान को लेकर कहा जाता है कि तापमान जो है करीब वो 5200 डिग्री सेल्सियस है। अब ये तो फिर लिखी लिखाई सी बात है जो पढ़कर हमने बता दिया, लेकिन इसके मतलब मायने हैं क्या और पृथ्वी की संरचना को कैसे देखते हैं मेहमानों से समझेंगे। लेकिन उससे पहले हिमालय क्षेत्र में आए हुए बड़े भूकंप इन्हें कैसे देखें और कब कब ये तीव्रता महसूस की गई, कैसे कैसे यहाँ भूकंप के झटकों से हिमालय हिला है वो जान लेते हैं। 1905 से हम शुरू करेंगे। इनफैक्ट अभी 1934 की चीज़ें हैं, 1897 की चीज़ें हैं वो हम दिखा रहे हैं, लेकिन हिमालय लगातार साल दर साल अलग अलग साल में अलग अलग तरीके से भूकंप के बड़े झटकों से हिला है। 1905 कांगड़ा में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया। उसके बाद आ जाइए 1934 बिहार क्षेत्र जब 8 तीव्रता का भूकंप यहाँ पर आया। उसके बाद आगे 1897 शिलोंग में 8.2 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया और ये साल दर साल होता रहा, कुछ कुछ गैप पर होता रहा। यहाँ 1950 में ये तीव्रता महसूस की गई असम में जब 8.6 तीव्रता का भूकंप आया। ये जो अलग अलग हिस्से हैं, अलग अलग जो टाइम रहा है भूकंप का, ये इंटेंसिटी अगर हम देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा रही है। साथ ही साथ भूकंप के रिक्टर स्केल को भी समझ लेते हैं, क्योंकि हम दर्शकों को बता तो रहे हैं 7 तीव्रता का या 8 तीव्रता का ये भूकंप आया, लेकिन किस इंटेंसिटी को कम समझा जाए, कौन सी इंटेंसिटी ज़्यादा है। अभी हाल ही में 7.7 की तीव्रता का जो भूकंप म्यांमार में महसूस हुआ उसमें तो बड़ी तबाही हुई है। अब कैसे इस रिक्टर स्केल को समझना है वो जान लीजिए। तीव्रता कितनी हो जिसे नॉर्मल लिया जा सकता है और कितनी तीव्रता बढ़ जाए जब बहुत ज़्यादा खतरे की बात है। रिक्टर स्केल पर तीव्रता समझिए 0 से लेकर 1.9 तक की तीव्रता का अगर भूकंप आता है तो सिर्फ सीस्मोग्राफी में रिकॉर्ड होता है, ऐसा नहीं कि आम लोगों को महसूस हो जाएगा। 2 से लेकर 2.9 तक की तीव्रता के जब भूकंप के झटके होते हैं तो वो हल्के झटके होते हैं, बहुत मामूली तौर पर, शायद इन्हें महसूस भी ना किया जा सके। 3 से लेकर 3.9 की तीव्रता का अगर भूकंप आता है तो ज़्यादातर लोग इसे महसूस कर सकते हैं, यानी कि माइन्यूटली अगर ऑब्जर्व करें तो इन्हें महसूस किया जा सकता है। 4 से लेकर 4.9 की तीव्रता यानी कि सभी को ये झटका पता चलेगा और छोटी चीज़ें इसमें गिर सकती हैं या फिर जो बेस जिनका बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होता वो लुढ़क सकती हैं। 5 से लेकर 5.9 की तीव्रता का अगर भूकंप आता है तो फर्नीचर हिल सकता है, मकानों में दरार संभव है अगर इतनी इंटेंसिटी का भूकंप आए। 6 से लेकर 6.9 की तीव्रता का अगर भूकंप आता है तो घरों को नुकसान, आबादी वाली जगहों पर ज़्यादा नुकसान की पूरी आशंका होती है। और फिर आता है 7 से लेकर 7.9 तक की तीव्रता के भूकंप जिसमें इमारतें गिरती हैं, ज़मीन में दरार पड़ती हैं, जो हमने देखा है म्यांमार और थाईलैंड में। इसके बाद आ जाइए और इससे बड़ी तबाही 8 से लेकर 8.9 तक की तीव्रता का अगर भूकंप आता है तो काफ़ी ज़्यादा तबाही होती है, सब कुछ गिरना शुरू हो जाता है। 9 या इससे ज़्यादा की तीव्रता अगर है तो फिर ये तो बड़ा नुकसान है, सुनामी आती है, बड़ी तबाही होती है। आपको ये भी याद दिला दें कि 2011 में जापान में जो भूकंप आया था वो 9.1 की तीव्रता का था जिसमें बड़ी तबाही देखी गई थी और अब सुनामी से बड़ा नुकसान हुआ था भूकंप के साथ साथ में। हिमालय में बड़े भूकंप की आशंका लगातार बनी हुई है। हमने भूकंप की तीव्रता आपको बताई, पृथ्वी की संरचना हमने बताई, हिमालय कैसे बार बार अलग अलग साल में अलग अलग भूकंप के झटकों से, जो कि इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा रही, हिलता रहा है। और ऐसे में ये बड़ी परेशानी अब हिंदुस्तान के लोगों के सामने है, या फिर ये कहिए कि ये डर भी है। एक है भी यानी सर, ये जो हमने अभी जानकारियां बताई हैं, अच्छा जब भी भूकंप आता है कुछ लोग महसूस कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं महसूस कर पाते। हम तो ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि तेज़ तीव्रता का भूकंप हम में महसूस हो, लेकिन क्या ये ऐसी घटना है जिसे रोका नहीं जा सकता? मैं थोड़ा सा यहाँ पर संशोधन करना चाहूँगा कि आपने 2 शब्द यूज कर दिया, इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड। तो जो आपने बताया यहाँ पे मैग्नीट्यूड बताया, इंटेंसिटी अलग हो जाता है। इंटेंसिटी हम भूकंप को इस संदर्भ में लेते हैं कि किस एरिया में कितना नुकसान हुआ है।
अगर अच्छा। ज़्यादा नुकसान हुआ तो इंटेंसिटी स्केल यूज करते हैं, और अगर हम उसको क्वांटिटेटिव मेजर करते हैं तो हम तीव्रता मैग्नीट्यूड की स्केल में मेजर करते हैं। अब रहा सवाल हिमालय में भूकंप का, तो हिमालय में भूकंप जैसे 9 की बात करी आपने या उससे अधिक की बात करी, तो हर क्षेत्र में एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड से अधिक का भूकंप नहीं आ सकता है। और हिमालय में जहाँ तक बात है, वो 8.1 8.2 तक का ही भूकंप आ सकता है, इससे अधिक का नहीं आ सकता, क्योंकि भूकंप की जो तीव्रता है या मैग्नीट्यूड है वो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है जो जमीन के अंदर से कंट्रोल होते हैं। तो फॉर एग्जांपल कि कितनी उसमें एनर्जी खर्ची हो रही है, उस क्षेत्र की चट्टानें कैसी है, उस क्षेत्र में पहले से क्या स्थिति रही है, बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं। और हिमालय में 8.2 8.3 तक का भूकंप आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। और ये अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग मैग्नीट्यूड के होते हैं, कहीं पे 7 तक का ही आएगा, कहीं पे 7.5 तक का आएगा, कहीं पे हो सकता है 6 का ही आए। तो ये कि पूरा का पूरा जो एनालिसिस होता है वो स्टैटिस्टिकल डाटा और थोड़ा सा उसकी जियोफिजिकल कंडीशन को देख के ये करा जाता है। तो अब जहाँ तक भूकंप नहीं आए ये तो संभव नहीं है, क्योंकि भूकंप जो आ रहे हैं इसका कारण जो है वो हमारे हाथ में नहीं है। और हिमालय में जो भूकंप आ रहे हैं इसके लिए जो दबाव पड़ रहा है वो इंडियन ओशन के मध्य में पहाड़ियाँ हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, बहुत लंबी, हजारों किलोमीटर लंबी पहाड़ियाँ हैं। उन पहाड़ियों से जो मेटेरियल जनरेट हो रहा है और वो इंडियन प्लेट को आगे खिसका रहा है। जब इंडियन प्लेट आगे खिसकेगी तो कहीं ना कहीं उसका दबाव जनरेट होगा, और ये दबाव जो जनरेट हो रहा है या उत्पन्न हो रहा है ये हिमालय क्षेत्र में आके हो रहा है। इसलिए आप उस दबाव को रोक नहीं सकते, और दबाव को जैसे ही मौका मिलता है वो किसी न किसी फॉल्ट के थ्रू निकल के बाहर वो दबाव कम होने की कोशिश करता है, और इसीलिए वो भूकंप आते हैं जब भी दबाव रिलीज होता है तब। ठीक है, आपने बताया कि ये अलग अलग घटनाएं हैं जो हो रही हैं, लेकिन बनर्जी सर, ये जो घटनाएं हैं बहुत ज़्यादा डराती भी हैं। इसमें हमने पृथ्वी की संरचना को लेकर भी बात की है, और पृथ्वी की संरचना को अगर हम आपके नज़रिए से आसान भाषा में लोगों को समझाने की कोशिश करें तो इसे कैसे देखें, और क्या उतना ही खतरा भारत के लिए है जितना कि बाकी देशों के लिए अगर इतना तेज भूकंप आता है तो, या फिर ये अलग अलग हो जाता है? मतलब जहां पर समुद्र है या फिर जहां पर सुनामी का खतरा ज्यादा है वहां तबाही ज्यादा होगी, और भारत के अगर ऐसे हिस्सों में भूकंप आता है जहां समुद्र नहीं है तो क्या तबाही कम होगी? देखिए, कंट्रोल पॉइंट तो हमारा जो है वो अर्थ के नीचे है, अर्थ के सेंटर से ही सारा कंट्रोल होता है। और ये जो मैग्मा मैग्मा वगैरह जो उठती हैं और फैलती हैं, जिसको मैग्मेटिक मूवमेंट कहते हैं, वो सब भी जो है वो अर्थ क्रस्ट को, अर्थ के मूवमेंट को कंट्रोल करती है। तो हमारे जो भी अर्थ क्रस्ट में जो सबसे ऊपर आपने जब फोटो दिखाई थी, सबसे ऊपर क्रस्ट था जिसपे आपने पेड़ उगा रखे थे, वो उसी के ऊपर हम लोग रहते हैं। और सारे जो कुछ भी एक्टिविटी, अर्थ की एक्टिविटी है, ह्यूमन एक्टिविटी उसी पे होती है। वो जो है उसके ऊपर जो दरार पड़ जाती है, वो दरार इसलिए पड़ती है कि जो मैग्मा जो होता है मेंटल का मैग्मा ऊपर उठता है, और उसके साथ साथ अपने साथ जो है ऊपर के सरफेस को अंदर खींचता है, जैसे निचोड़ने लगता है। निचोड़ने से क्या होता है कि जहाँ पर निचोड़ ज्यादा ज्यादा वहां पर दरार पड़ जाती है, और वही उसी को हम फॉल्ट कहते हैं, और उसी से हम अर्थक्वेक जनरेट करते हैं। और उसी से हम कॉन्टिनेंट के पोर्शन को, जिसे प्लेट्स कहते हैं, उन प्लेट्स को हम इधर से उधर खिसकाते हैं। तो सारा प्लेट का जो खेल है वो मैग्मा चेंबर से कनेक्टेड है, मैग्मा स्ट्रक्चर के मूवमेंट की वजह से। तो असली कहानी तो है वो तो अर्थ के इंटीरियर से होती है, जिसके के बारे में हम लोगों को अभी भी बहुत कम पता है। बहुत कुछ जान गए हैं, पर अभी भी हम लोगों को बहुत कुछ कम पता है कि अर्थ का जो इंटीरियर है और जो केंद्र है वो कैसे बिहेव करता है। उसको हम लोग अर्थ का डायनामो कहते हैं। अर्थ का डायनामो इसलिए कहते हैं कि डायनामो जैसे मशीन को चलाती है, गाड़ी को चलाती है, तो सारे अर्थ पृथ्वी को वो अर्थ वो वही चलाती है। तो उसमें जो हीट सर्कुलेशन होता है, और उसके अंदर और भी डिफरेंट बहुत तरह के सर्कुलेशन होते हैं, जो वो उसकी वजह से जो है ऊपरी सरफेस की जो चट्टानें हैं, जिसको कि हम आजकल क्रस्ट कहते हैं, उस क्रस्ट में जो है उथल पुथल होती रहती है, और उसी की वजह से जो है अर्थक्वेक आता है। और एक चीज आप बताना भूल गए हैं लोगों को समझाने के लिए, आपने जो रिक्टर स्केल दिखाया है उसको आपने ये नहीं बताया है कि रिक्टर स्केल जो है ये जो है लॉगरिथमिक स्केल है। ये इससे नहीं, 1 से 2 अगर होगा तो उसका दुगना होगा,
2 से 3 होगा तो उसका दुगना, ऐसा नहीं है। इसका ये हर स्टेप जो है, जैसे 8 से और 9 जाता है, तो इसके मतलब नहीं कि 8 से 9 जस्ट एक ही स्टेप गया। 8 से 9 मतलब है कि 10,000 टाइम ज्यादा होगा। हाँ। तो इसलिए ये जो इसीलिए तो हर सर स्टेज जो है इसीलिए तो सर हमने आप जैसे एक्सपर्ट्स को जोड़ा अपने साथ में, ताकि आप आसान भाषा में बता सकें। हाँ, हमने जितना पढ़ा, तो जितना सुना, उतना हमने अपने दर्शकों हाँ को वो, हाँ बताया। ठीक और है, तो इसीलिए हाँ। वो लॉगरिथमिक होने से क्या है कि हर स्टेप के ऊपर जो होता है जंप होता है। तो ये कहना है कि भाई वहाँ 5 आया था तो और 6 आया था तो वो थोड़ा सा फर्क है, नहीं, थोड़ा सा हाँ। फर्क नहीं है। 5 और 6 में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा कि ठीक कैसे कैसे इफेक्ट होता है। ठीक है। Thank you. बियानी सर, बनर्जी सर, बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और ये सही जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने